नमस्ते। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम कूटनीति और मीडिया नैरेटिव के एक बेहद ही रोमांचक टकराव पर बात करने वाले हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स और नॉर्वे की यात्राओं के दौरान कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और तीखे कूटनीतिक संवाद देखने को मिले। देखिए, जब कोई देश वैश्विक मंच पर अपनी जगह मजबूत कर रहा होता है तो अक्सर उसे कई तरह के तीखे सवालों का सामना करना पड़ता है। आज हम बिल्कुल गहराई में जाकर उन बयानों और आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे जो इन बैठकों के दौरान सामने आए। हम देखेंगे कि कैसे यूरोप में मानवाधिकारों और प्रेस की आज़ादी को लेकर सवाल उठे और कैसे भारत ने अपने संवैधानिक ढांचे का हवाला देते हुए एक बेहद मजबूत और स्पष्ट रक्षा पेश की। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वैश्विक मंच पर कूटनीतिक भाषा अक्सर बहुत नपी-तुली होती है ना? लेकिन जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। कुछ अज्ञानी एनजीओ की रिपोर्टें, ये कोई आम बहस के शब्द नहीं है, बल्कि ये एक शीर्ष भारतीय राजनयिक द्वारा विदेशी धरती पर इस्तेमाल किए गए शब्द हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं का सामना करते वक्त भारत ने कितना कड़ा और दृढ़ रुख अपना लिया है। ये एक सीधा संकेत है कि भारत अब बाहरी संगठनों द्वारा बनाए गए नैरेटिव को यूं ही चुपचाप स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो आइए सबसे पहले इस हिस्से पर नजर डालते हैं, वैश्विक दृष्टिकोणों का टकराव। देखते हैं कि ये पूरा विवाद आखिर शुरू कहां से होता है। इस टकराव को तटस्थ होकर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ यूरोपीय चिंताएं थीं, जिनका मुख्य केंद्र था मीडिया की स्वतंत्रता में कथित गिरावट और धार्मिक तथा अल्पसंख्यक अधिकारों का क्षरण। लेकिन दूसरी तरफ भारत का जवाब बिल्कुल साफ और अडिग था। भारत ने पूरी दृढ़ता से खुद को एक जीवंत लोकतंत्र बताया, जहां मौलिक अधिकारों की पक्की गारंटी दी गई है। इसके साथ ही भारत ने उस सभ्यतागत बहुलवाद का हवाला दिया जो सदियों से इस देश की पहचान रही है। सीधा सा कहें तो यह बाहरी चिंताओं और भारत के अपने आंतरिक दृष्टिकोण के बीच की एक बहुत बड़ी बहस है। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, द यूरोपियन कंसर्न्स, यानी यूरोपीय चिंताएं। आखिर वे कौन सी विशिष्ट घटनाएं थीं जिन्होंने इस कूटनीतिक बहस को जन्म दिया? घटनाओं का ये सिलसिला नीदरलैंड से शुरू हुआ। वहां के मंत्री रॉब जेटन ने भारत में घटती मीडिया स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों का मुद्दा उठाया। भारत ने बिना समय गंवाए इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे महज समझ की कमी करार दिया। खैर, ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचते हैं। वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। तभी एक नॉर्वेजियन पत्रकार ने भारतीय विदेश मंत्रालय के सामने एक बहुत ही सीधा और चुनौतीपूर्ण सवाल दाग दिया। ये घटनाक्रम साफ दिखाता है कि कैसे एक देश से दूसरे देश तक इस बाहरी जांच का दायरा बढ़ता जा रहा था। और वो चुनौती इस एक बेहद सीधे सवाल के रूप में सामने आई, भारत पर भरोसा क्यों किया जाना चाहिए। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग द्वारा पूछा गया ये सवाल वो टर्निंग पॉइंट था, जहां से भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अपना एक व्यापक और आधिकारिक पक्ष रखना शुरू किया। आमतौर पे कूटनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे सीधे सवाल माहौल को काफी तनावपूर्ण बना देते हैं, लेकिन सच कहूं तो इसी सवाल ने भारत को अपने सबसे मजबूत तर्क पेश करने का एक बेहतरीन मौका दे दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, द कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेंस, यानी संवैधानिक रक्षा। देखते हैं भारतीय पक्ष ने इसका क्या जवाब दिया। ओस्लो में विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही विशाल जनसंख्यिकी आंकड़े से की। उन्होंने कहा 1/6, यानी दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। जरा सोचिए, ये इतना विशाल पैमाना है कि इसकी तुलना यूरोप के किसी भी छोटे देश से करना व्यवहारिक रूप से नामुमकिन है। कूटनीतिक मंच पर जब कोई देश अपनी चुनौतियों या उपलब्धियों की बात करता है तो उसके इस स्केल या आकार को समझना सबसे जरूरी हो जाता है। और इस शानदार तर्क का दूसरा हिस्सा कुछ ऐसा था, लेकिन हमारे पास दुनिया की समस्याओं का छठा हिस्सा नहीं है। सचिव सीबी जॉर्ज का ये जवाब एक ऐसी बेहतरीन रणनीति थी जो ये स्वीकार करती है कि हाँ, भारत एक विशाल देश है और स्वाभाविक रूप से इसकी अपनी चुनौतियां भी होंगी। लेकिन साथ ही ये इस धारणा को पूरी तरह खारिज करता है कि भारत में समस्याएं अनियंत्रित हैं। यह दुनिया को याद दिलाने का एक सशक्त तरीका था कि भारत की जमीनी हकीकत को केवल बाहरी चश्मे से नहीं परखा जा सकता। अपने तर्क को और भी पुख्ता करने के लिए भारतीय पक्ष ने अपने लोकतांत्रिक ढांचे के कुछ प्रमुख स्तंभों को सामने रखा। उन्होंने याद दिलाया कि भारत का संविधान अपने हर नागरिक को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें महिलाओं के लिए समान अधिकारों पर खास जोर है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो हमारी अदालतों के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वी प्ले बाय द बुक, यानी हम नियम के अनुसार चलते हैं। ये बयान पूरी दुनिया को आश्वस्त करने के लिए था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकों और कानून के शासन में कितना गहरा विश्वास रखता है। चलिए
अब चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, मीडिया बाय द नंबर्स। आइए देखते हैं कि आंकड़ों के नजरिए से मीडिया का परिदृश्य क्या कहता है। भारत के मीडिया इकोसिस्टम की विशालता का अंदाजा लगाना भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। ये संख्या देखिए, 200। अब आप सोचेंगे कि ये पूरे भारत के न्यूज़ चैनलों की संख्या होगी। जी नहीं, सीबी जॉर्ज के अनुसार ये केवल राजधानी दिल्ली में काम करने वाले टीवी चैनलों की कम से कम संख्या है। एक ही शहर में इतने सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स का होना आधिकारिक तौर पर यह साबित करता है कि यहाँ का मीडिया इकोसिस्टम किसी भी तरह से बंद या नियंत्रित नहीं है, बल्कि ये अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और विविध है। और ये मीडिया केवल एक भाषा तक सिमटा हुआ नहीं है, ये अंग्रेजी, हिंदी और ढेरों क्षेत्रीय भाषाओं में काम करता है। रोज शाम को जो अनगिनत ब्रेकिंग न्यूज़ का माहौल बनता है, वो एक बेहद जीवंत और सक्रिय प्रेस इकोसिस्टम का सबूत है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सीधा सा तर्क था कि पश्चिमी देशों में बैठे लोग भारत के इस विशाल पैमाने को अपने छोटे और एक जैसे मीडिया बाजारों के नजरिए से देखने की भारी भूल करते हैं। वो भारत की इस विविधता को समझ ही नहीं पाते और एक बिल्कुल गलत तुलना कर बैठते हैं। अब आते हैं पांचवें हिस्से पर, एनजीओ नैरेटिव को खारिज करना। आइए समझते हैं कि भारत के अनुसार इस बाहरी आलोचना का असली स्रोत क्या है। और यहाँ हम वापस उसी बेहद सख्त बयान पर आते हैं जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। वे कुछ अज्ञानी एनजीओज द्वारा प्रकाशित 1 या 2 समाचार रिपोर्ट पढ़ते हैं और फिर आकर सवाल पूछते हैं। सीबी जॉर्ज के ये सटीक शब्द साफ बताते हैं कि भारत सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय आलोचना को जमीनी हकीकत से कोसों दूर मानती है। भारतीय कूटनीति का अब ये स्पष्ट रुख है कि ये रिपोर्टें उन संगठनों द्वारा बनाई जाती हैं जिन्हें भारत की जटिलताओं का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, और इन आधी अधूरी रिपोर्टों के आधार पर सवाल खड़े करना एक बेहद सतही अप्रोच है। दरअसल भारतीय अधिकारियों की सबसे बड़ी निराशा इसी बात को लेकर है कि बाहरी लोग समझ की कमी के चलते हमारी जटिल घरेलू बहसों को बहुत ज़्यादा सरल बनाकर पेश कर देते हैं। भारत जैसे विशाल और विविध देश में हर समय अनेक मुद्दों पर गहरी लोकतांत्रिक बहसें चलती रहती हैं। इन बहसों को विदेशी चश्मे से केवल ब्लैक एंड व्हाइट या सही गलत में बांटकर देखना एक बहुत बड़ी गलती है, और ठीक इसी समझ की कमी का जिक्र अधिकारियों ने बार बार किया है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न पर लाकर छोड़ देती है। ये एक्सटर्नल नैरेटिव्स या बाहरी आख्यान वैश्विक कूटनीति को आखिर कैसे प्रभावित करते हैं? हमने देखा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों, एनजीओ की समीक्षाओं और एक राष्ट्र की अपनी संप्रभु आत्मछवि के बीच एक बहुत ही गहरा तनाव मौजूद है। क्या बाहरी देशों की ये चिंताएं सच में एक वैध अंतर्राष्ट्रीय निगरानी है, या फिर ये केवल हमारी जटिल घरेलू वास्तविकताओं की गलत व्याख्या है? कूटनीति अब केवल बंद कमरों की शांतिपूर्ण बातचीत नहीं रह गई है, ये नैरेटिव्स और धारणाओं का एक खुला युद्ध क्षेत्र बन चुकी है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।